हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। जी चलिए, डी ट्रिपल एस बी का पेपर कर रहे थे हम। पार्ट 3 हम इसके कर चुके हैं, जिसने नहीं किए देख लेना। आज हम करेंगे पार्ट 4। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। देखो क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स नबार्ड चेयरमैन। नबार्ड के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? देखो भी इम्पोर्टेंट है नबार्ड, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। देखो नबार्ड क्या है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल नेशनल हो गया ये, बैंक हो गया फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। देखो सबसे अपेक्स में सबसे ऊपर है। ये किसको कंट्रोल करने में? रीजनल रूरल बैंक, यानी कि रूरल एरिया में ये सबसे अपेक्स बैंक है ये। और जो इसकी फॉर्मेशन है, ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, इसकी इनिशियल कैपिटल 100 करोड़ थी। अब इसकी कैपिटल बढ़ गई है, 14,080 करोड़ हो गई है। जो नबार्ड जो आज है नबार्ड, वो है फुल्ली ओन्ड बाय जीओआई। जीओआई के द्वारा फुल्ली ओन्ड है। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि जो क्वेश्चन है इसी से ही रिलेटेड है। उसके बाद शिवरमन कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट। किस कमेटी के कहने पे नबार्ड बनाया गया? वो थी शिवरमन कमेटी। जो शिवरमन कमेटी के कहने पे क्या था, उनकी रिकमेंडेशन थी, तभी नबार्ड बनाया गया। अब देखो कौन अपॉइंट करता है। देखो इसकी जो फुल्ली ओन सब्सिड जो है वो किसके पास है? जीओआई के पास है। फुल्ली ओन बाय जीओआई है ये। तो अपॉइंटमेंट इसकी कौन करेगा? चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन द यूनियन कैबिनेट। ठीक है, यूनियन कैबिनेट इसकी अपॉइंट करेगा इसको। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा वाज पास बाय लोकसभा। देखो भाई, जो भी पेपर दे रहे हैं डी ट्रिपल एस बी की, मैंने कॉमर्स की मैराथन करवाई थी। मैराथन क्लास ली है, वो जरूर देख लेना। ठीक है, मैराथन क्लास देख लेना। जो मैंने मैराथन की स्टार्टिंग ही करवाई थी, फीरा और फीमा टॉपिक ही था स्टार्टिंग में ही। देखो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फीरा, पहले था फीरा। फीरा कब था? एक्ट था 1973। फीरा फोर्स में आया 1 जनवरी 1974 को। फिर फीरा को कर दिया गया बंद, क्योंकि इसमें खत्म हो गया। इसको रिपील कर दिया क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, सही से काम नहीं हो पा रहा था जो गवर्नमेंट चाहती थी, तो इसको बंद करके क्या आ गया? फीमा आ गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये कब आया फोर्स में? 1999, तो 2000 में आ गया, फोर्स में आ गया ये 2000 में। तो इसने किसको रिप्लेस किया था? फीमा ने रिप्लेस किया था फीरा को। ठीक है, फीरा की फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब ये कह रहा है कि जो फीमा जो है, जिसका एक्ट पास हुआ था, वो कब हुआ था? लोकसभा में वो हुआ था 2 दिसंबर 1999। उसके बाद विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर। देखो टेलर मेड सॉफ्टवेयर, टेलर है ना, देखो इसको कैसे याद रखो। तो अब टेलर के पास जाते हो, आपको कोई सूट स्टिच करवाना है। ठीक है, सूट स्टिच करवाना है, तो आप टेलर के पास गए, तो आप उसको बताओगे कि स्लीव्स पे ऐसे ऐसे, बाजू पे ऐसे डिजाइन बनाओ। ठीक है, गले पे ऐसे डिजाइन बना दो, ये कट चाहिए हमें, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो वो होते हैं टेलर मेड। अब यहाँ बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। टेलर मेड सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो कस्टमर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जो किसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं? कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाए, या कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो उसमें क्या होता है? डिफिकल्ट टू लर्न एंड रिक्वायर हाई टेक ट्रेनिंग। ठीक है, तो डिफिकल्ट होता है, जो हर कोई उसको नहीं सीख सकता। ठीक है, क्योंकि वो कस्टमर स्पेसिफिक है, उसी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है passed in and in course of 8 major state associated with the banks were amalgamated with the main bank as its subsidiaries, which one of the following is not one of those bank। इसमें से कौन सा नहीं है? ये तीनों तो है एसबीआई से रिलेटेड, तीनों एसबीआई से रिलेटेड है। हैदराबाद का भी, राजस्थान का भी और सौराष्ट्र का भी। बैंक ऑफ पंजाब नहीं है। ठीक है, एसोसिएट्स थी एसबीआई की, 8 एसोसिएट थी इसकी एसबीआई की, जो कि धीरे धीरे करके सारी एसबीआई में मर्ज हो गई हैं। अब ये बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो है कब एसबीआई में मर्ज किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए सर्च करना। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है? मार्केटिंग ग्रेडिंग, देखो सारा मार्केटिंग ग्रेडिंग क्या है? मार्केटिंग ग्रेडिंग क्या होती है? देखो मार्केटिंग ग्रेडिंग का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग द मार्केट। मार्केट को क्या करना?
स्प्लिट कर देना, डिवाइड कर देना, या पार्ट्स में डिवाइड कर देना, या सेगमेंट बना लेना, ठीक है, स्प्लिट करना, डिवाइड करना, सेगमेंट बनाना, ठीक है। कैसे, जैसे देखो एग्जांपल देखा, आइस बॉक्स इज नीडेड बाय एन आइसक्रीम वेंडर को आइस बॉक्स चाहिए, रेफ्रिजरेटर किसको चाहिए, हाउस वाइफ को चाहिए, वाटर कूलर कहाँ चाहिए, फैक्ट्री में चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं, मार्केट को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। वो जिस बेस पे स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, वो है यू जो प्रोडक्ट के बेस पे स्प्लिट कर रहे हैं ये, वो है मार्केटिंग ग्रेडिंग, यानी कि मार्केट को क्या करना, सेगमेंट में डिवाइड करना। ये टेक्निक होती है मार्केट को डिवाइड करने की। तो इसका आंसर ये है, एनालिटिकल टेक्निक है विच डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सेगमेंट्स, जो मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड करती है मार्केट ग्रिड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। IMF का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, IMF मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। 1944 में ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें IMF बने थे और IBRD बने थे, जिसको बाद में वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये दोनों ट्विंस हैं, IBRD। क्वेश्चन आ जाता है कौन से ट्विंस हैं, IMF एंड IBRD क्या है, ये ट्विंस हैं, ठीक है। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, जब ये बनाया गया था तो किस पर्पज के लिए बनाया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव पूछा है, असिस्टिंग मेंबर कंट्रीज टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिल्कुल, ये तो इसका इंपॉर्टेंट काम है। BOP, जिस कंट्री का BOP जो है डिसइक्विलिब्रियम होता है, तो ये हेल्प करेगा। डिस्करेजिंग एडॉप्शन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, डिस्करेज कर रहा है एक्सचेंज को कंट्रोल, यानी कि एक्सचेंज रेट होती है उस पर कंट्रोल नहीं करना, ठीक है। तो ये डिस्करेज करता है उस चीज को, उसके अगेंस्ट है जो कंट्रोल करते हैं ये। डेवलपिंग ए मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, एक सिस्टम नहीं है, मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट को प्रमोट करता है। जो है मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये नहीं है इसका ऑब्जेक्टिव। ये कहता है कि आजकल जो है फ्री मार्केट है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी नहीं है, फ्री मार्केट है। जैसे डॉलर के प्राइस कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, वो किससे होते हैं, डिमांड और सप्लाई से, ठीक है। तो फ्री मार्केट है, डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दो, डिमांड और सप्लाई से अपने आप ये एक्सचेंज रेट सही हो जाएगा। तो ये नहीं है इसका ऑब्जेक्टिव। जबकि जब ये स्टार्टिंग में था, जब 1944 में जब ये एस्टेब्लिश हुआ था, तो जब ये इसका ऑब्जेक्टिव था, तो बाद में धीरे धीरे चेंजेस हो गए इसमें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। देखो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट का, प्रॉफिट पार्टनर में तो कौन सा अकाउंट बनेगा, सिंपल क्वेश्चन, 12th क्लास अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर यही है, पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर यही है। तो उसमें हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, 2A 2B, जो पार्टनर थे उनमें 2A एक ही बार लिखते थे, इतना कितना A को मिला, कितना B को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट, इनको मैच करना है, ठीक है। देखो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, मिसलेनियस में। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी क्या है हमारी, डिविडेंड पे करना है हमने, अनक्लेम डिविडेंड, ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक हो गया एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस, करंट एसेट में, करंट एसेट मैच कर लेना भी आगे। Who said recruitment is a business and it is a big business? किसने कहा था कि रिक्रूटमेंट एक बिजनेस है, आप रिक्रूट कर रहे हो, ये भी एक काम है, बिजनेस है। देखा भी होगा आपने, रिक्रूटमेंट क्या होती हैं, एजेंसीज होती हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी होती हैं। वो क्या करती हैं एजेंसीज, जैसे किसी कंपनी को क्या है, लार्ज कंपनी है, उसको एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो वो क्या करेंगे, इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, और ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ का बायोडाटा अपने पास रखती हैं। तो जिस टाइप का उनको रिक्वायरमेंट होती है, रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करती है, उस टाइप के पर्सन्स वहाँ भेज देती है इंटरव्यू के लिए। तो ये किसने कहा था, ये भी अपने आप में एक बिजनेस है, ठीक है। ये कहा था डेल योगर ने। व्हाट इज एन इंडेक्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। देखो ऑपरेशन मीन्स कोई काम हो रहा है, और काम कैसे करना है, एफिशिएंटली, कि कॉस्ट भी क्या है हमारी, मिनिमम आए, कॉस्ट भी हमारी क्या है, कम आए, वो है ऑपरेशन एफिशिएंसी। तो कैसे पता लगेगा हमारी कॉस्ट कम आई है, हमें अच्छा बेनिफिट हुआ है, कॉस्ट कम आई और बेनिफिट अच्छा हुआ हमें, वो पता लगेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होती है, दैट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड एज ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। द ग्रेटर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी द मोर प्रॉफिटेबल। जितना ज़्यादा आप अच्छे से काम करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जितना अच्छे से काम करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्या होगा, दिस इज बिकॉज द एंटिटी इज एबल टू जनरेट ग्रेटर इनकम। देखो भाई, आपने वेस्टेज कम कर दी, ठीक है, आपने 100 रुपए की वेस्टेज कम करी, तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपए से आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ गया, 100 रुपए का फायदा नहीं हो गया आपको। तो जनरेट ग्रेटर इनकम और रिटर्न्स फॉर द सेम और लोअर कॉस्ट, ठीक है, सेम कॉस्ट पे आपकी इनकम बढ़ रही है या लोअर कॉस्ट पे आपकी इनकम बढ़ रही है, तो ये हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी।
This type of interview helps the interviewer in appraising certain skills of candidates like initiative and interpersonal skills which interview is being talked about. देखो क्वेश्चन देख लो, ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ से कीवर्ड पकड़ लो। कई बार देखो, हर बार तो मैं नहीं कहती कि क्वेश्चन में कीवर्ड मिल जाएंगे, अगर हर बार ही कीवर्ड मिल जाए तो सभी के देखो सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक दो तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें क्वेश्चन से कीवर्ड पता लग जाता है और हम उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, एक आधा चांस ऐसा मिल जाएगा आपको। और कुछ क्या होता है, ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड से भी कोई क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएंगे, एक दो कीवर्ड से सोल्व हो जाएंगे। कुछ आते होते हैं, कुछ तो टफ होते हैं, चाहे तुम कितना कर लो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही आएंगे जो दो चार किसी को नहीं आते हो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो एग्जामिनर ऐसे डालता है जो हम पहली बार सुने होंगे लाइफ में। एक दो क्वेश्चन ऐसे डाल देता है वो, या घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे देता है एक दो तो ऐसे। तो देखो यहाँ पे कीवर्ड है इंटरपर्सनल। देखो एक होता है इंट्रा। इंट्रा का मतलब जब आप खुद से बात करते हो, जैसे कई बार हम बात करते हैं ना, ऐसे वैसे हम ये करेंगे वो करेंगे, अपने आप ही सोच रहे हो, अपने आप ही कुछ कर रहे हो। इंट्रा। इंटर का मतलब होता है जब आप किसी और से, बिटवीन पर्सन्स। इंटर का मतलब बिटवीन पर्सन्स। देखो बिटवीन पर्सन्स है तो कौन सा इंटरव्यू के बारे में बात हो रही है। देखो पैनल में क्या होता है, पैनल में एक ग्रुप बैठता है जो आपका इंटरव्यू लेगा। जैसे केवीएस का लगा लो, केवीएस में क्या एक पैनल बैठता है जिसमें 4 या 5 मेंबर होते हैं, 3 4 5 कितने भी होते हैं, 4 लगा लो, 4 मेंबर है। तो ये पैनल है, ये इंटरव्यू लेगा, आपसे क्वेश्चन पुट करेगा। डेप्थ में क्या होता है, एक पॉइंट पकड़ लिया आपने, आंसर दिया, उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, बिल्कुल डेप्थ में जाया जाता है, ठीक है। यानी कि क्या कर दो, स्टूडेंट्स को परेशान कर दो, बच्चे को परेशान कर दो, ये वो इंटरव्यू हो गया। ग्रुप डिस्कशन, देखो ग्रुप, फोन वाला इंटरव्यू सिंपल है जो फोन पे हो रहा है। ग्रुप डिस्कशन, अब ग्रुप में देखो, ग्रुप डिस्कशन बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका डिस्कशन हो रहा है, तो वो क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स जज हो रही है। सबसे अच्छी किसी से ही जज होगी, तो यही आंसर है हमारा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट्स टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ इन ए प्रोडक्ट, प्लेस यूटिलिटीज इन प्रोडक्ट्स। देखो भाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे ये है मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर ने क्या किया, गुड्स बना दिया। तो मैन्युफैक्चर ने गुड्स बनाया और कंज्यूमर बैठा है यहाँ पे, कंज्यूमर बहुत दूर है, अभी ये हाथ में लेके गुड्स तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी। तो ट्रांसपोर्ट से इसने गुड्स डाला और धीरे धीरे क्या आ जाएगा, होलसेलर आ जाएगा बीच में, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, होलसेलर से रिटेलर आ जाएगा, फिर रिटेलर से गुड्स वाया ट्रांसपोर्ट किसके पास जाएंगी, लास्ट में ये कंज्यूमर है अभी इसके पास, ये मैन्युफैक्चरर है। तो ये क्या होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट होता है। देखो देखो ट्रांसपोर्ट यूज किया, ट्रांसपोर्ट ने क्या किया, यहाँ से गुड्स को उठा के यहाँ पहुंचा दिया, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर दी, प्लेस। अब इसको गुड्स, इसका सारा जैसे इसने बनाया सारा एकदम में सेल नहीं हो जाता, इसको स्टोर भी करना पड़ेगा, गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर करेगा तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट होगी। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, प्लेस और टाइम यूटिलिटी। अब और देखते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट। दो हमने पढ़ लिए, वेयर हाउस भी हमने पढ़ लिया जिसमें गोदाम वगैरह जिसमें गुड्स को स्टोर करोगे, ट्रांसपोर्ट जिसमें जा रहे हैं ट्रक वगैरह, बाय एयर भी जा सकता है, बाय शिप भी जा सकता है, बस से तो कम ही जाएगा, ट्रक से जाएगा, टेम्पो से जाएगा, कैसे भी जाएगा। इन्वेंट्री को कंट्रोल कब ऑर्डर करना है, ठीक है, कब इन्वेंट्री का ऑर्डर करना है, हाउ मच कितना करना है। ऑर्डर प्रोसेसिंग में जब ऑर्डर रिसीव होगा, जब ऑर्डर आप शिप कर रहे हो, भेज रहे हो ऑर्डर, ये ऑर्डर प्रोसेसिंग में आ जाएगा सारा, ठीक है। तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट हो गए। देखो फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया। उसके बाद देखो एफिशिएंट कस्टमर सर्विस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कर रहे हैं ताकि बेस्ट सर्विस दें कस्टमर को। अब देखो अगर ध्यान से पढ़ोगे तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं थोड़े बहुत। देखो द टोटल कॉस्ट अप्रोच इन विच इज द यूज ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या इंक्लूड करती है भाई, टोटल कॉस्ट को ही इंक्लूड कर रही है, बिल्कुल सही बात है। जब नाम ही टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, तो वो किसको इंक्लूड कर रही है, टोटल कॉस्ट को, व्हाइल चूजिंग द अल्टरनेटिव। लेकिन यहाँ कह रहे हैं इन टोटल कॉस्ट अप्रोच ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन द कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट कंसिडर आइसोलेशन, मींस हर कॉस्ट की अलग अलग एलिमेंट निकाली जाती है, हर कॉस्ट की एलिमेंट, हर कॉस्ट के एलिमेंट की अलग अलग कॉस्ट निकाली जाएगी। आइसोलेशन मींस अलग अलग, आइसोलेशन मींस अलग अलग निकाली जाती है। लेकिन यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है तो ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली को हम सही मान लिया। टोटल कॉस्ट में क्या होता है, टोटल कॉस्ट लेते हैं। पेरोल सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। देखो पेरोल सॉफ्टवेयर, पेरोल का मतलब क्या होता है, सैलरी वगैरह दे रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाए जाते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। इनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, उस फंक्शन के लिए क्या होता है, ये बनाए जाते हैं, ठीक है।
थोड़ी सी राइटिंग एडजस्ट कर लेना। ये लिखा हुआ है पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए ये बनाए जाते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे पेरोल सॉफ्टवेयर बना दिया, ये क्या काम करेगा, देखो भाई अब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करेंगे। देखो वर्कर्स क्या होती हैं, हॉलीडे भी लेंगे, छुट्टी भी लेते, लीव भी लेते हैं, ठीक है। तो किसी ने बहुत ज़्यादा लीव ले ली तो सैलरी कट भी होएगी, ठीक है, सैलरी कट भी करेंगे, सैलरी टैक्स भी, टीडीएस वगैरह भी कटता है सैलरी पे, सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होता है, इतना मैनुअल नहीं होता ये सब काम। ये सब काम कैसे होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने आप सैलरी कैलकुलेट कर देगा, वो कट भी कर देगा, लीव वगैरह के एडजस्टमेंट भी कर देगा। तो वो होते हैं सॉफ्टवेयर, वो क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, यूटिलिटी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर तो ईजी है, जो लैंग्वेज होती है जैसे C++, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, जो मेंटेन द प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जो स्मूथ फंक्शनिंग, प्रॉपर और स्मूथ फंक्शनिंग करते हैं। जैसे क्या है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे एंटीवायरस हो गया, अगर एंटीवायरस नहीं डालोगे तो आपका सिस्टम ही वो हो जाएगा, सारा करप्ट कर देगा आपके सिस्टम को। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म, ये क्या देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं, किसको, अदर सॉफ्टवेयर को। जैसे एंड्रॉयड, एंड्रॉयड जैसे आप सबके पास मोबाइल है भाई, अब मोबाइल में आप क्या चलाते हो, ऐप भी चलाते हो, ठीक है, ऐप भी चलाते हो। तो वो ऐप को जो है, ऐप को जो प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है, एंड्रॉयड ही तो प्लेटफॉर्म दे रहा है। एंड्रॉयड क्या काम कर रहा है, प्लेटफॉर्म का, ऐप को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके थ्रू ऐप हमारी चलती है, ठीक है। जैसे और भी देख लो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, लाइनक्स है, जैसे ये, तो ये किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हमारा आंसर आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन विच ईयर डिड द इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू फोर्स। देखो इनकम टैक्स सबसे पहले कब लगाया गया था इंडिया में, 1860 में लगा था, 1860 में लगा था। विल्सन, जेम्स विल्सन ने लगाया था, शायद चेक कर लेना एक बार, नाम जेम्स विल्सन ही है। जेम्स विल्सन ने लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि जो है 1857 में क्या हुआ था, 1857 में, क्योंकि डीएसएस भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है बाल की खाल वाले, ठीक है। 1857 में जेम्स विल्सन ही था, शायद चेक कर लेना फिर भी नेम एक बार। तो 1857 में क्या था, क्रांति, वो विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह बहुत फेमस विद्रोह है, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ था। तो अपनी उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, उनका जो पैसा खत्म हो गया था, उनकी ट्रेजरी जो थी कम हो गई थी, तो उन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट किया था, ठीक है। शुरुआत वहां से हुई थी। लेकिन जो ये एक्ट है इंडिया का, ये इनकम टैक्स एक्ट है, बाद में चेंजेस भी आते रहे इसमें, काफी नए एक्ट भी बनते रहे। तो जो ये इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा है, वो कर रहा है 1961 की। लेकिन ये फोर्स में कब आया, 1/4/1962 में, 1 अप्रैल 1962 से फोर्स में आया था, और एक्ट है 1961। अच्छा लिखा भी हुआ है, देखो। एनुअल रिपोर्ट इज गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स। देखो एनुअल रिपोर्ट, भाई बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस हैं तो घपलेबाजी पूरी हो सकती है, इसलिए एनुअल रिपोर्ट देते हैं, वो रिपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है। वो किसको, गिवन बाय ऑर्गेनाइजेशन टू, तो किसको देंगे भाई, देखो रिपोर्ट दे रहे हो, रिपोर्ट किसको दोगे, मालिक को। मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर। देखो एन एनुअल रिपोर्ट इज ए कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट डिसएमिनेटेड टू शेयर होल्डर्स। किसको डिसएमिनेट कर रहे हो, ये शेयर होल्डर्स को। दैट क्या बताएगा, दैट स्पेल्स आउट द कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑपरेशन ओवर द प्रीवियस ईयर। देखो भी, आपने कहीं पैसा लगाया तो आपका मोटिव तो रहेगा ना कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी बातें एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट बिकम ए रेगुलर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो एनुअल रिपोर्ट क्या है, एक रेगुलर कंपोनेंट है, इसमें काफ़ी बातें आती हैं, बहुत सारी हैं इसमें, ठीक है। एक दो लिखी है मैंने, जैसे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कैश फ्लो वगैरह के बारे में, नोट्स के बारे में मेंशन होता है, ऑडिटेड स्टेट, जो इनकम जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो ऑडिटेड होनी चाहिए, ठीक है, ऑडिटर के साइन वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ए मेथड यूज इन ए कंपैरेटिव एनालिसिस। देखो कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, आप एनालाइज कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, तो वो कौन सा है, रिटर्निंग है। रिटर्निंग देखो नाम से ही पता लग रहा है ये है, अच्छा कंपैरेटिव भी दे रखा है, कंफ्यूजन हो सकती है, कंपैरेटिव देख के बच्चे कंपैरेटिव भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा कॉमन साइज एनालिसिस। देखो देखो कॉमन साइज एनालिसिस क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले तो इसको वर्टिकल एनालिसिस भी कह रहे हैं। इज ए टूल दैट फाइनेंशियल मैनेजर यूज, जो मैनेजर एक यूज कर रहा है क्या करने के लिए, देखो ये इंपॉर्टेंट है, बस सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। कैसे एनालाइज करेगा, बाय एक्सप्रेसिंग ईच लाइन आइटम एज ए परसेंटेज ऑफ द बेस अमाउंट। एक बेस को मान लेंगे 100, ठीक है, उसी 100 के हिसाब से सबकी क्या करेंगे, ईच लाइन आइटम, हर आइटम की को क्या देंगे हम, परसेंटेज देंगे। कैसे, ये देखो 2 साल के डाटा, देखो स्टैंडर्ड इनकम स्टेटमेंट है, ये बैलेंस शीट से डाटा उठाया हमने एज इट इज, और ये हमने क्या बना दी, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाई। देखो जैसे इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस की बात कराई, देखो सेल्स है हमारी 2019 में इतनी थी, 80 में इतनी, तो हमने सेल्स को क्या मान लिया, 100, सेल्स को हमने क्या माना, 100 मान लिया। अब इसी सेल्स के बेस पे हम क्या करेंगे, बाकी सबकी परसेंटेज निकालेंगे। देखो 180, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 180, ठीक है, लेकिन बेस क्या होगा, 280, ठीक है, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी 64। ऐसे हर आइटम की क्या करेंगे हम, परसेंटेज निकालेंगे। बैंक ऑफ वेनिस वाज एस्टेब्लिश, कब एस्टेब्लिश हुआ था बैंक ऑफ वेनिस, 1157 में। तो इससे रिलेटेड लिखा नहीं, जो बैंक ऑफ वेनिस था ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल बैंक था जो यूरोप की बाउंड्री के अंदर था। देखो ध्यान से सुना, फर्स्ट नेशनल बैंक जो विद इन यूरोप की बाउंड्री में था, ये बना था 1157 को। द वर्ड डाउन सीजिंग वाज कॉइन्ड बाय, डाउन सीजिंग, देखो डाउन कर रहे हैं हम, डाउन मीन्स कम कर रहे हैं हम, सीजिंग मीन्स साइज को, देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, डाउन सीजिंग। देखो डाउन मीन्स कम कर रहे हैं, सीजिंग मीन्स साइज को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, किसके, लेबर के साइज को, यानी कि या फिर कोई डिवीजन हम बंद कर रहे हैं, वो भी डाउन सीजिंग में आ जाएगा, डिवीजन बंद कर रहे हैं। देखो क्या होता है, कई बार जो हमारे इसमें परमानेंट रिडक्शन कर रहे हैं हम, परमानेंट रिडक्शन कर रहे हैं किसकी, कंपनी के लेबर फोर्स की, यानी कि वर्कर्स को सिंपल लैंग्वेज में हम हटा रहे हैं बस। क्यों हटा रहे हैं, या तो अनप्रोडक्टिव वर्कर है, या हमारा कोई डिवीजन है लॉस में चल रहा है, इसीलिए हम उसको बंद कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल वर्कर को हटा रहे हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज डेबिटेड टू, देखो हमने गुड्स भेजा, मैंने पहले ही बता दिया, कंसाइनमेंट वाला हमने कर लिया, कंसाइनर क्या है, कंसाइनी क्या है, वो गुड्स को भेज रहा है, वो डेटर नहीं होगा, वो एजेंट होता है, ये सब हमने कर लिया, पार्ट 2 में 3 में हमने कर लिया था ये, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है इसका, कंसाइनमेंट का। तो किसको डेबिट करेंगे, देखो मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट का परफॉर्मा ही बना ले लिया इसमें पूरा। देखो इसमें सबसे पहले क्या किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जब हम गुड्स सेंड कर रहे हैं कंसाइनमेंट पे, तो कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। जो खर्चे हैं कंसाइनर कर रहा है बैंक से, या जो कंसाइनी ने कर दिए, तो कंसाइनी का नाम लिख देगा, बाद में कंसाइनी उससे काट लेगा, कंसाइनी भी कुछ एक्सपेंसेस कर सकता है, कमीशन वगैरह दे रहा है कंसाइनी को, तो इसकी जो सेल्स वगैरह होगी वो सेल्स यहाँ दिखाएंगे, कुछ गुड्स वापस भी कर सकता है, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वापस भी हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो अब देखो गुड्स एंड कंसाइनमेंट हमने डेबिट किया, किस में डेबिट किया था, कौन से अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट किया था। Which of the following statement is or are true about monetary policy of RBI? RBI क्या करता है, monetary policy is one of RBI controlled expense, बिल्कुल ठीक है ये बात, तो monetary policy के थ्रू RBI क्या करता है, कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करने का काम करता है, मार्केट में लिक्विडिटी को सोक करेगा, लिक्विडिटी को इंजेक्ट करेगा, ठीक है, अब्जॉर्ब करेगा। आरबीआई पोजेसेस एक्सटेंसिव पावर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ओनली क्वांटिटेटिव इन नेचर, ओनली क्वांटिटेटिव नहीं, भी बोथ होती हैं, बोथ बोथ क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या आ जाएगा, जैसे भाई बैंक रेट होगी, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव में आती हैं। फिर क्वालिटेटिव में क्या आती हैं, क्वालिटेटिव में आएगा जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट आ गया, मोरल परसुएशन आ गया, उनको मनाएगा, या डायरेक्ट एक्शन नहीं मानेंगे तो फाइन वगैरह लगाएगा, ये क्वालिटेटिव में आएंगे। सीआरआर एसएलआर बैंक रेट ये क्वांटिटेटिव में, तो दोनों होंगी। द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई हैज बीन रेदर वीक, द मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई हैज बीन वेरी, देखो भाई वेरी इफेक्टिव की बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कि अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही ना हो, अगर वेरी इफेक्टिव है तो इससे रिलेटेड मार्केट में कोई मनी सप्लाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट हालांकि प्रॉब्लम तो है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं रेदर वीक, पूरी तरह वीक नहीं है, कुछ वीक है, तो कुछ हद तक ये सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा बन रहा है ए और सी, ए और सी ज़्यादा सीखा। देखो ए और डी लेते हैं तो वेरी इफेक्टिव तो है नहीं, वेरी इफेक्टिव का मतलब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जबकि प्रॉब्लम तो है, मनी सप्लाई से रिलेटेड कम ज़्यादा होती है, ठीक है। तो किसके साथ जाएंगे हम, ए और सी के साथ। कई बार देखो नहीं भी समझ में आता ना ऐसे क्वेश्चन, ऑप्शन से भी, ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन बहुत हेल्प करते हैं, आपको लग रहा है बट ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, आपको नहीं लग रहा बट ऑप्शन में है, तो ये काफ़ी हेल्प हो जाती है यहाँ पे।
व्हाट इज द स्लोप ऑफ पॉजिटिव सप्लाई कर्व। लेकिन कहने की बात है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना तो क्या होता है, हमारा माइंड ना कहीं थोड़ी सी भी टेंशन होगी ना तो काम करना उतना काम नहीं करता जितना उसको करना चाहिए। यही आप एक घर पे बैठ के पेपर करो ना, उसी उसी पेपर में, सेम पेपर में आप डेफिनेटली आपके हाई स्कोर आएंगे। ठीक है, तो विदाउट प्रेशर रिलैक्स होकर पेपर करना है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ पॉजिटिव सप्लाई कर्व लाइक। देखो भी सप्लाई कर्व तो इजी है, दो कर्व होते हैं हमारे पास, डिमांड कर्व और एक हमारा इसी का उल्टा बन जाएगा सप्लाई कर्व। ये हो गया हमारा सप्लाई। सप्लाई कहाँ कहाँ जाएगा, अपवर्ड, ये ऊपर जाएगा। डिमांड वाला डाउनवर्ड, ये नीचे आता है। ये लेफ्ट टू राइट आएगा। ये कैसे जा रहा है, ये नीचे की साइड आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, ये नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। ये कहाँ जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ। ठीक है, अप जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, बट अपवर्ड जा रहा है। ये कहाँ आ रहा है, ये डाउन आ रहा है। ठीक है, सप्लाई बन गया ये हमारा पॉजिटिव। इसका स्लोप कैसे होगा, पॉजिटिव। इसका स्लोप कैसे होगा, नेगेटिव। इसमें कैसा रिलेशन होता है, प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, इनवर्स रिलेशन। इसमें कैसा, प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई इंक्रीज, तो इसलिए इसको पॉजिटिव कहते हैं, स्टेट रिलेशन पॉजिटिव। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसको BIS कहते हैं। BIS इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। देखो जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल, सभी ने सुना होगा, बेसल नॉर्म्स इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर में। बेसल नॉर्म्स सभी ने सुन रखा होगा, बेसल नॉर्म्स। तो ये BIS क्या करता है, बेसल नॉर्म्स बनाता है। बेसल क्या है, एक्चुअल में एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम है, स्विट्जरलैंड की एक जगह का नाम। उसी के बेस पे ही जहाँ इसका हेडक्वार्टर है बेसल में है, उसी बेसल जगह के नाम पे हम बेसल नॉर्म्स बनाते हैं, जो किससे रिलेटेड नॉर्म्स देता है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। भाई बैंकिंग सेक्टर क्या हुआ, डूबने लग गया, क्राइसिस आए बैंकिंग सेक्टर में, तो संकट आया जब बैंकिंग सेक्टर में, जब ये नॉर्म्स बनाए गए, जब लगा सभी सेंट्रल बैंक इसके मेंबर होते हैं, जब लगा कि कुछ ना कुछ नॉर्म्स बनाए जाएं, तो वहाँ पे बैठ के ये नॉर्म्स बनते हैं बेसल नॉर्म्स में। मेंबर कौन होता है, सभी के सेंट्रल बैंक, जैसे RBI, जैसे हमारा क्या है RBI, ऐसे ही जो सेंट्रल बैंक होते हैं हर कंट्री के, वो इसके क्या है, BIS के मेंबर हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेसल में। इसी पे ही बेसल से ही बेसल नॉर्म्स बना है। कब फाउंड किया गया, 1930 में, 1930 में। उसके बाद है ओल्ड प्लस F3 शॉर्टकट किस लिए यूज होती है, तो रट्टा लगाना पड़ेगा, आपको याद करनी पड़ेगी कंपनी क्रिएट करने के लिए। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड और एनी फिक्स इनकम सिक्योरिटी इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड है या डिवेंचर जो भी है, जो भी सिक्योरिटी है, हमारे पास फिक्स इनकम सिक्योरिटी होनी चाहिए। फिक्स इनकम सिक्योरिटी है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। देखो मेरे को लग रहा है कि मेरे को 5 साल बाद इतनी इनकम होगी, ठीक है, 5 ईयर्स बाद, लेकिन 5 साल बाद महंगाई भी तो बहुत हो जाएगी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत कैपिटल बजटिंग में पढ़ा होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 5 आज मेरे पास जो 100 रुपए हैं, 5 साल बाद वही मेरे पास जितने मैं आज गुड्स खरीद पा रही हूँ, जितने गुड्स मैं आज खरीद पा रही हूँ, क्या 5 साल बाद मैं उतनी गुड्स खरीद पाऊंगी, उतनी गुड्स खरीद पाऊंगी, बिल्कुल नहीं। 5 साल तो बहुत लंबा ले लिया। अगर आपने कोरोना से पहले का देखो, जो अब जो लॉकडाउन लगा था, और उसके बाद का, अगर आप कभी कपड़े लेने गए हो तो हर शॉपकीपर यही कहेगा जी लॉकडाउन के बाद जी 30% रेट बढ़ गए हैं जी, 30%, 3-4 महीने में ही 30% रेट बढ़ गए, 20% रेट बढ़ गए, इतनी महंगा कर दिया उन्होंने। ठीक है, यही अगर आपने नारियल पानी देखा हो, जो 50-60 का आता था, 80-80 का मिलने लग गया था। ठीक है, तो उतनी गुड्स हम नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, क्यों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 5 साल बाद की वैल्यू है उसको हमने आज देखना है, आज कितनी वैल्यू है उसकी, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड, जो हमारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम फ्यूचर में कैश फ्लो, उसकी आज, प्रेजेंट मीन्स आज वैल्यू क्या है, जो किससे के थ्रू होती है, डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट वाली टेबल थी ना, 0.9, 0.8, ऐसे जो पीछे टेबल होती है, उसके थ्रू हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। विच मार्केट बिकम नेसेसरी एट सैचुरेशन स्टेज। देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अनडिफरेंशिएटेड क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएटेड और कंसंट्रेटेड क्या है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। देखो अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंस का मतलब क्या है, किसी चीज में कोई फर्क ही नहीं कर रही, कोई फर्क नहीं कर रही है। मार्केट क्या मानती है कि सारी की सारी क्या है, मार्केट सेम ही है। जैसे कोका कोला कोल्ड ड्रिंक बना रहा है, आपके लिए भी वही, मेरे लिए भी वही, बच्चों के लिए भी वही, जो 70 ईयर्स का पी रहा है उसके लिए भी वही वही, जो 10 ईयर्स का पी रहा है उसके लिए भी वही, जो 40 ईयर्स का पी रहा है सबके लिए सेम। तो ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मार्केट कर रहा है। डिफरेंशिएटेड क्या होता है, जब आप डिफरेंस कर रहे हो कुछ,
डिफरेंशिएशन में कैसे, जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट है, आपने उसको क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, वो डिफरेंशिएटेड होगी। कंसंट्रेट मीन्स किसी एक चीज पे कंसंट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, वो कंसंट्रेटेड होगी। एक बार इसको पढ़ लेना खोज करके, मैं यहाँ बताती हूँ। देखो अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, यहाँ से एग्जाम्पल से समझो। ये एक मार्केट, मैंने इस पूरी मार्केट को सेम माना, कोई फर्क नहीं करा। इस मार्केट में जितने भी बायर हैं, जितने भी बायर हैं, जितने भी, सभी को मैं क्या कर रही हूँ, एक ही प्रोडक्ट दे रही हूँ। फिर आ जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में, तो क्या प्रोडक्ट में डिफरेंस करना, जैसे एप्पल के फोन एंड्रॉइड दूसरे फोन से थोड़ा सा डिफर होते हैं क्वालिटी वाइज, ठीक है, अच्छी क्वालिटी मानते हैं। अपने प्रोडक्ट को डिफर करना, जैसे आप साबुन है तो देखना, साबुन आपने देखोगे कोई व्हाइट कलर का, कोई पिंक कलर का, ठीक है, कोई स्मेल वगैरह भी सबके डिफर डिफर, तो ये होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसे पेस्ट कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के एग्जांपल है। डिफरेंशिएटेड मार्केट स्ट्रेटजी क्या होती है, अब देखो मैंने यहाँ पे सबको क्या दिया, एक ही प्रोडक्ट दिया था यहाँ पे, ठीक है, मैंने मार्केट में कोई फर्क नहीं करा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मार्केट को डिफरेंशिएट, अब मैं मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करूंगी। जैसे देखो भाई पिज्जा हट है, पिज्जा हट क्या करता है, किस पे फोकस करता है, फास्ट फूड पे फोकस करता है, ठीक है, उन्होंने मार्केट को डिवाइड किया और फास्ट फूड का सेगमेंट को चूज कर लिया। जैसे साउथ इंडियन, जैसे एक है साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, तो वो इडली सांभर डोसा उस पर फोकस कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट मार्केट बना दी मैंने, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट को मैंने यहाँ पार्ट्स में डिवाइड किया, और मैं इतने पार्ट को क्या कर रही हूँ, सर्व कर रही हूँ। मैंने ये पार्ट भी ले लिया, और ये पार्ट भी, ये भी, और ये पार्ट भी ले लिया, ये हो गया डिफरेंशिएटेड। कंसंट्रेटेड में किसी एक चीज पे कंसंट्रेशन करना। अब भाई मार्केट इतनी बहुत सारी है, इतनी बढ़िया, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, मैं सिर्फ इसी पार्ट पे क्या कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ, इसी पार्ट के लिए प्रोडक्ट बना रही हूँ, सिर्फ एक पार्ट के लिए कंसंट्रेट, सिर्फ एक ही पार्ट कंसंट्रेट कर रहे हैं हम, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना भाई। देखो अब सैचुरेशन स्टेज क्या होती है, वो स्टेज जहाँ पे आपके प्रॉफिट इंक्रीज ही नहीं हो रहे। अब आपके प्रॉफिट इंक्रीज ही नहीं हो रहे, तब आपको देखो, अब यहाँ इस स्टेज पे हो, आप आपके प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट को सेगमेंट में बांटना पड़ेगा। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चीज बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखो आजकल कंज्यूमर वाली मार्केट है, कंज्यूमर किंग है, कंज्यूमर जो चाहेगा वही बिकेगा। तो आपके प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहे, तो अब आप क्या क्या करोगे, आप डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। यानी कि हर सेगमेंट की, सेगमेंट ये है, हर सेगमेंट की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाना, अगर आपको अपने प्रॉफिट इंक्रीज करने हैं तो। वरना क्या होगा, धीरे धीरे फिर बिजनेस बंद होने लग जाता है। उसके बाद देखो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स वो होते हैं जहाँ पे सारी चीजें, आपको कुछ चाहिए घर के लिए, 5 7 8 चीजें चाहिए, तो आप डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं, आपको शॉप शॉप पे घूमना नहीं पड़ता, ठीक है, सारा सामान एक ही जगह मिल गया। शॉप शॉप पे आपको ये भी शॉप, ये भी शॉप, यहाँ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ये तो सही रहता है, एक ही जगह मिल जाता है। तो अब क्या कह रहे हैं, इसका क्या एडवांटेज नहीं है। देखो भाई ये 3 तो एडवांटेज हैं। अफोर्ड एडवर्टाइजिंग, अच्छी एडवर्टाइजिंग देंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट बड़े बड़े स्टोर होते हैं, ये बल्क बाइंग है, इकट्ठा बल्क में बाय कर लेते हैं, ये भी ठीक है। और इनकी लोकेशन भी अच्छी जगह पे होगी ताकि सभी लोग वहाँ पर पहुँच सकें। तो कहता है कि ये नहीं है, दीज स्टोर्स आर एबल टू ऑफर वेरियस प्रोडक्ट एट मोर रीजनेबल प्राइस। भाई सस्ते में चीज़ें नहीं देते हैं ये, ठीक है, रिटेलर के कंपेरिजन में ये सस्ते में नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे मोर है, मोर स्टोर है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सस्ते में चीज़ें देता है, रेट सेम ही रहते हैं, सस्ता नहीं मिलता। While recruiting, a test is conducted to find out whether a candidate is interested in the job for which he is a candidate, and to find out which area of job range the candidate is interested in. Which test is talking about? देखो भाई ये पहले टेस्ट देख लो, कोग्निटिव, अच्छा 2 ही लिखे हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, जो आपकी एबिलिटी को चेक करेगा, आप किसी को काम को कर रहे हो, वो बताएगा कि आप काम को कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपकी एबिलिटी टू परफॉर्म, एबिलिटी टू परफॉर्म बताएगा। सिचुएशन टेस्ट क्या होता है, डिफरेंट सिचुएशन में आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, ये सिचुएशनल टेस्ट बताएगा। देखो नाम है सिचुएशन, जैसे कोई डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, क्रिटिकल सिचुएशन, कोई सिचुएशन आ गई, आप कैसे डिसाइड करते हो, कैसे डिसीजन लेते हो। देखो भी आप इंटरव्यू देने गए, आपको एक इंटरव्यूअर ने क्या किया, आपको एक प्रॉब्लम दी, कोई प्रॉब्लम सोल्व करो, उसको आप बहुत परेशान हो गए उसको देख के, तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा भाई ये काम करने वाला नहीं है, तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि जॉब है ही ऐसी, ठीक है। तो सिचुएशन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं सिलेक्शन करने के लिए। कोग्निटिव का मतलब होता है जो माइंड से रिलेटेड, जैसे मैथ की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मैंने आपको कह दिया, आप अपने इंटेलिजेंस लगाओगे, ठीक है, इंटेलिजेंस लगाओगे, कोग्निटिव एबिलिटी होगी। एप्टीट्यूड, सिचुएशनल, पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होते हैं,
देखो आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के जो टेस्ट बनाए जाते हैं, जैसे आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप शाई हो, आप गुस्से वाले हो, आप कैसे हो, इसके लिए पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं। MBTI है, मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और एक 5 फैक्टर भी मॉडल भी है पर्सनैलिटी का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है अभी किसी पेपर में, एस्टेट में आया था। हाँ, एस्टेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। MBTI की फुल फॉर्म पूछी थी, मेयर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर, ये टेस्ट है। ये पूछा था नहीं, हाँ ये ठीक है, ये पूछा था, सॉरी। MBTI टेस्ट जो है कहाँ यूज, किस में यूज होता है, ऑप्शन दिए थे, वो यूज होता है पर्सनैलिटी में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ठीक है। तो देखो जो ये क्वेश्चन है इसमें मिस्टेक है। इंटरेस्ट के लिए हम क्या टेस्ट यूज करते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट। आपका किस चीज में कितना इंटरेस्ट है उसके लिए इंटरेस्ट टेस्ट बनता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं गिवन, तो इसके ऑप्शन में रॉन्ग है, तो ये आना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन कैश, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल, इशू ऑफ शेयर्स। विच ऑफ द फ्लोइंग इन कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, देखो इसमें भी मिस्टेक दे रखी है। देखो ये परफॉर्मा है, ये नंबर 1 पे कैश फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें क्या ले लोगे, डेप्रिसिएशन वगैरह ले लोगे, ठीक है। और करंट एसेट लोगे, करंट एसेट, ठीक है। करंट लाइबिलिटी, देखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री इसमें आ गया। इन्वेस्टिंग नंबर 2 पे इन्वेस्टिंग आता है, सेल ले रहे हो, फिक्स एसेट को सेल, फिक्स एसेट परचेज। फिर थर्ड आता है फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में क्या ले रहे हो, डेट इशू कर रहे हो, शेयर इशू कर रहे हो, डेट रिडीम कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो, सारा फाइनेंसिंग का पार्ट है, ठीक है। इन्वेस्टिंग का सेल परचेज, सेल सेल कर रहे हो, एसेट को परचेज कर रहे हो इसमें, और ऑपरेटिंग से रिलेटेड इसमें करंट एसेट वगैरह इसमें आ रही है। देखो अब क्वेश्चन को देखो, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट कर रहे हो, लास्ट में था ना डेट वगैरह पेमेंट का, फाइनेंसिंग हो गया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑपरेटिंग हो गया। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर कर रहे हो, फाइनेंसिंग हो गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। तो आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर ये आएगा। This technique of performance appraisal was first developed in USA and UK in 1943 and is focused on the observation of behaviors across a series of select exercises or work samples. Which technique is being referred to? देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात कर रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। तो ये सारे ही मेथड किसके हैं, ये सारे चारों के चारों किसके मेथड हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड, चारों के चारों परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड है। बट ये क्या कह रहा है, अक्रॉस ए सीरीज ऑफ सिलेक्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज और वर्क सैंपल, ये इसकी एज इट इज लाइन नहीं गई है सॉरी, ये एज इट इज लाइन उठाई गई है बुक की, ठीक है। ये एज इट इज लाइन उठाई गई है बुक की, एज इट इज लाइन ली गई है बुक की है, ठीक है। वो कौन सा सेंटर है, वो असेसमेंट सेंटर। थोड़ा थोड़ा देखो साइकोलॉजिकल अप्रेजल क्या होता है, देखो साइकोलॉजिकल अप्रेजल, अच्छा लिखा नहीं इसके बारे में, असेसमेंट सेंटर के बारे में लिखा हुआ, चलो मैं वहीं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो हम ऐसे कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल अप्रेजल क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती हैं, अपने यहाँ परमानेंट अपॉइंट कर लेती हैं साइकोलॉजिस्ट को। साइकोलॉजिस्ट को क्या करती हैं, अपने यहाँ परमानेंट अपॉइंट कर लेती हैं। वो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी पोटेंशियल को देखते हैं। पोटेंशियल कौन सी, फ्यूचर, फ्यूचर पोटेंशियल देखते हैं, पास्ट को नहीं, पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखते वो। यानी कि वो ये देखते हैं, ये एम्प्लॉइज है, इसमें से कौन सा एम्प्लॉइज में पोटेंशियल है कि ये आगे तक जा सकता है, ठीक है, उस पर फोकस करेंगे ये। तो ये होता है साइकोलॉजिकल अप्रेजल, ठीक है। फिर ये बात में करते हैं पेयर्ड कंपैरिजन में क्या होता है, जैसे पेयर्ड ए बी सी, 3 पेयर का मतलब जोड़ा, ग्रुप। ए का कंपैरिजन, पहले ए का कंपैरिजन करेंगे बी के साथ, फिर ए का कंपैरिजन करेंगे सी के साथ, फिर बी का करेंगे, बी का ए के साथ तो हो गया, फिर बी का किसके साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, सी का सभी के साथ हो गया। इसको क्या कहते हैं, पेयर कंपैरिजन। रैंकिंग मेथड जैसे क्लास में आते थे ना, जैसे जैसे कोई फर्स्ट आया है क्लास में, कोई सेकंड आया है, कोई थर्ड आया है, ये क्या है, ये रैंकिंग थी तो है क्लास में, जिसके ज्यादा नंबर आए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रैंकिंग हो गया। अब आओ असेसमेंट सेंटर पे, देखो असेसमेंट सेंटर क्या है, एक प्रोसेस वेयर कैंडिडेट आर एग्जामाइन, कैंडिडेट को एग्जामाइन किया जाता है टू डिटरमाइन देयर सुटेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं किसी को हायर कर रही हूँ तो मैं देखूंगी वो उस जॉब के लिए सुटेबल भी है या नहीं, कहीं मैं ऐसे ना उसको हायर कर लूँ, मेरे तो रिसोर्सेज खराब हो जाएंगे, वेस्ट जाएंगे। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, असेसमेंट सेंटर बनाए गए हैं। ये एक सेंट्रली लोकेशन होती है जहाँ पे मैनेजर इकट्ठे होते हैं,
ठीक है, एक साथ होते हैं। उनसे क्या करवाया जाता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। जैसे उनको कोई प्रॉब्लम दे दी, उनको कहेंगे वो सोल्व करके दिखाओ। उनको कोई एक बास्केट में चिट डाल दी और कहेंगे ये उठाओ और कैसे डिसीजन लोगे। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको जज किया जाता है। बेसिकली क्या है, डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू उनको जज किया जाएगा। ठीक है, देखो इसमें द प्रिंसिपल आइडिया टू इवैल्यूएट मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मींस एक दिन, 2 दिन, 1 या 2 दिन हम उनको जज करेंगे। ऑब्जर्विंग थ्रू सीरीज ऑफ सिलेक्टेड एक्सरसाइजेस, जैसे कोई एक्सरसाइज दे दी उसको करके दिखाओ, या वर्क सैंपल्स, या उनको कोई काम दे दिया कैसे आप काम को करोगे, कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। ये सारा आता है असेसमेंट सेंटर्स में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो तो हमारा कंप्लीट हुआ ये पार्ट बी, फोर्थ पार्ट भी। थैंक यू सो मच। जो नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच उन बच्चों को जो कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मंजू जी, विजेश जी, सोना जी, सोना जी हमसे अभी जुड़ी हैं क्योंकि मैं कमेंट देखती रहती हूँ। तो और भी जो बच्चे हैं, सुनीता जी जिनका नाम नहीं लिया, सभी को सो मच, अनूप जी, सभी को थैंक यू। इससे मुझे ये आइडिया हो जाता है कि आपको समझ में आ रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।